Hello student, this is लोमस गांधी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। इन सब सारी बातों को हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने रेसिस्टेंस क्या होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं और उन पर बेसिक न्यूमेरिकल्स, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है रेसिस्टेंस पे बेस्ड, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, उनका फॉर्मूला, एसआई यूनिट वगैरह, उन पे छोटे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने पहले करवा रखे हैं। पहले वो वाला वीडियो लेक्चर देखिए, फिर इसको देखने आइए। चलिए आज का इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसे कि लेंथ ऑफ द वायर, कंडक्टर का लेंथ क्या होता है, इन पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। कंडक्टर का थिकनेस क्या होता है, जिसको हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं, जिसको आप कंडक्टर का थिकनेस कहते हैं, उन पर भी डिपेंड करता है। अब कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, उन पे भी डिपेंड करेगा। और लास्ट, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे हम लोग कंडक्टर को रखे हुए हैं, इस पे भी रेसिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं किस तरह से लेंथ डिपेंड करता है। लेंथ पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आपको, अगर आप ज़्यादा बड़ा वायर लेंगे जिनका लेंथ ज़्यादा होगा, तो लंबे वायर का लेंथ जिनका ज़्यादा है उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस जो होगा किसी भी कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना बड़ा लेंथ होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे लेंथ मान लीजिए आपने डबल कर दिया, ठीक है। एक छोटा सा वायर था, जिस मान लीजिए एल लेंथ का वायर था, उसका रेसिस्टेंस आर था। जैसे ही लेंथ आपने डबल किया तो रेसिस्टेंस भी डबल हो गया। वजह क्या थी कि रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लेंथ जिस फैक्टर से बढ़ेगा उसका रेसिस्टेंस भी उसी फैक्टर से बढ़ेगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए हमने एक एल लेंथ का एक वायर लिया था, जिसका लेंथ एल था, रेसिस्टेंस आर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो हमने क्या किया, सिर्फ लेंथ को बदला, मतलब एल से हमने 2L कर दिया, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। क्योंकि लेंथ ट्वाइस हुआ है इसीलिए रेसिस्टेंस भी ट्वाइस होगा। थिकनेस पे कोई इफेक्ट नहीं डालना है, ऐसा नहीं कि उसको खींच के लंबा करना है, नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए, थिकनेस सेम रहनी चाहिए। क्लियर है। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई कि जिस वायर, जो बड़े लंबे वायर होंगे जिनका लेंथ ज़्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और छोटे वायर का रेसिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है। तो लॉन्ग वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा और शॉर्ट वायर का रेसिस्टेंस कम होगा। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो आप उसको थिकनेस समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई वायर लिया, इस वायर का ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे टॉप व्यू अगर आप देखें, किसी वायर को अगर आप फ्रंट से देखें तो उसका जो थिकनेस आपको दिखेगा सर्कुलर जैसा, उसको हम लोग कहते हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो वो सर्कुलर व्यू देगा आपको। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि किसी एक के फैक्टर के बढ़ने से सामने वाले का फैक्टर घटना। मतलब अगर रेसिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिस फैक्टर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा उसी फैक्टर से रेसिस्टेंस उस वायर का डिक्रीज करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर एरिया ट्वाइस होगा तो रेसिस्टेंस हाफ होगा। ठीक है। और अगर एरिया हाफ हो गया तो रेसिस्टेंस ट्वाइस होगा, उल्टा वाला रिलेशन होगा। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डबल कर दिए तो ये डबल हुआ, नीचे वाला फैक्टर डबल हुआ, तो मतलब रेसिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगा। पहली चीज़ है। ठीक है। उसी तरह से अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होगा तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। क्लियर है ये बात। ठीक है। आप इसको डायग्राम से भी फील कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए,
डायग्राम में हमने एल लेंथ का एक वायर लिया जिसका रेसिस्टेंस आर था और एरिया क्रॉस सेक्शन ए था। हमने क्या किया, लेंथ को तो उतना ही रखा लेकिन हमने इसे वो थोड़ा थीक कर दिया। थीक कितना, जिससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a हो जाए, ट्वाइस, लगभग इसको हमने ट्वाइस थीक कर दिया है। तो जैसे ही हमने ट्वाइस थीक किया है रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकली ये थोड़ा समझ में नहीं आता है कि अगर मोटा वायर होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जो मोटे वायर होते हैं, थीक वायर होता है, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जो थीन वायर होता है, पतला वायर होता है, उसका रेसिस्टेंस कम होता है, इस कंसेप्ट पे। ठीक है, कैसे होता है ये हम लोग आगे कभी बात करेंगे इस मैटर पे, लेकिन आपको फ़िलहाल ये समझ लेना है कि रेसिस्टेंस जो होगा, ठीक है, तो वो थीक वायर का, मोटा वायर का रेसिस्टेंस कम होता है, पतला वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये बोर्ड में आ भी चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, थीक वायर हैज़ लेस रेसिस्टेंस, जबकि थीन वायर हैज़ मोर रेसिस्टेंस, पतले वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। चलिए अब अगला फैक्टर हम लोग बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे तो एरिया की बात की जा रही है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, किसी वायर, जो वायर होगा जनरली सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही आता है। अगर अब वायर तो काफ़ी पतली होती है, लेकिन अगर आप उसका शेप आपसे पूछा जाए तो शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में आप उसके टॉप व्यू को देखोगे तो आपको वो सर्कुलर दिखेगा, सर्कल जैसा। इसीलिए, और उसी टॉप व्यू को हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आप एक पतला सा वायर है, इस वायर को मान लीजिए थोड़ा जूम करोगे और जूम करके इसके टॉप व्यू को देखोगे, तुम्हें ऐसा सर्कुलर जैसा दिखेगा ये वायर। ठीक है, ये एकदम टॉप व्यू हो गया इसका। तो इसका ये रेडियस कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे रेडियस होगा। तो इस वाले रीजन का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो अभी हमने जस्ट सीखा है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया के प्लेस पे हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, पाई क्योंकि कांस्टेंट है तो पाई यहाँ पे आप एलिमिनेट कर दो, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ छुप गया। तो पाई कांस्टेंट है तो आप ये कह सकते हैं, तो रेसिस्टेंस पे, रेसिस्टेंस जो होगा वो रेडियस पे ही डिपेंड करेगा फिर, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, पाई पे डिपेंड तो करेगा नहीं। इसीलिए रेसिस्टेंस क्या होगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि रेसिस्टेंस रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। रेसिस्टेंस जो है रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टेंस रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप रेडियस, आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, नहीं, या डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है। तो इसका मतलब आप r के जगह पे, आर स्क्वायर के प्लेस पे आप d/2 लिख सकते हैं, और d/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, d²/4 होगा। तो आप यहाँ पे r के जगह पे, r के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, r के जगह पे आप यहाँ पे, r के प्लेस पे आप यहाँ पे आराम से ये तो टर्म लिख ही सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस, और रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस की जगह पे आप क्या रखिएगा, d/2 रखिएगा। ठीक है, d/2 का स्क्वायर। अब देखो ये d क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा आपका d का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो 4 तो कांस्टेंट है। अब अगर रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा भी तो करेगा, किस पे करेगा, डायमीटर पे डिपेंड करेगा, और मतलब डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, या तो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या तो डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी वायर का रेडियस, किसी भी वायर के रेडियस को डबल कर दीजिए। ठीक है, तो रेडियस के स्क्वायर टाइम्स में रेसिस्टेंस घटेगा, तो डबल का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यानी 1/4 टाइम्स रेसिस्टेंस आपका डिक्रीज कर जाएगा। उसी तरह से अगर आप डायमीटर 3 टाइम्स बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए, तो रेसिस्टेंस 1/3 का स्क्वायर टाइम्स घटेगा, मतलब 1/9 टाइम्स घटेगा, क्योंकि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एरिया रेडियस का तो स्क्वायर होता है।
नहीं, तो रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और रेडियस की बात करें या डायमीटर की बात करें एक ही बात है। क्लियर है? तो आपको याद ये रखना है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। चलिए, अब अगला टर्म है हम लोगों का, ठीक है, ये कुछ फैक्टर हुए जिस पे हमको ये चीज़ें समझनी है। चलो, अब बात करें अगर हम लोग नेचर ऑफ मटेरियल, देखो नेचर ऑफ मटेरियल क्या होगा, अलग अलग मटेरियल, या ये टर्म नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर वाली बात हमने लिखी नहीं है, बस हम आपको समझा देते हैं कि देखो नेचर, हर डिफरेंट मटेरियल के जो वायर होंगे उसका रेसिस्टेंस भी तो अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कॉपर वाले वायर का रेसिस्टेंस अलग होगा, एल्युमिनियम वाले वायर का रेसिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर वाले वायर का रेसिस्टेंस अलग होगा, क्योंकि नेचर ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस। उसी तरह से टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर वाला टर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप बस नॉलेज के लिए ये समझ लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। ये चीज़ें बस आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए, अब अगला टर्म हम लोग आते हैं रेसिस्टिविटी को समझते हैं। रेसिस्टिविटी के लिए आपको रेसिस्टेंस जो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको समझना होगा। हमें पता है कि रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेसिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों को हम मिला देंगे और मिला के ये कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L/A। अब हमको ये पता है कि जब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है बदले में कांस्टेंट यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट यूज़ किया है रो, ठीक है, और L/A का L/A रहा, और एक बदले में हमने एक कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ किया है रो। अब ये रो क्या है, रो को रहो नहीं पढ़ना है, RHO, इसको रोह कहते हैं, रहो नहीं, रोह, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। रो लगभग P जैसा लिखाता है, ऐसा कुछ, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। अब थोड़ा रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने एक वायर लिया, ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और जिसका लेंथ 1 मीटर है। तो हम लोग फॉर्मूले पे पुट करते हैं। यहाँ पे देखो R = रो L/A फार्मूला बना था, नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर रहे हैं फॉर्मूले पे, ठीक है। R रो की जगह पे रो रहने देते हैं, L की जगह पे 1 मीटर और A की जगह पे 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R रो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये चीज़ें समझ में आती है कि अगर हम कोई एक ऐसा वायर लें जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, उस वायर का रेसिस्टेंस उसकी रेसिस्टिविटी होती है। वही न, ये टर्म हमें क्या समझा रहा है, हमें यही न बताता है कि एक ऐसा वायर जिसका लेंथ 1 मीटर स्क्वायर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी, जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, उस वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो तो रेसिस्टिविटी के बराबर होता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन वाले वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो, उस वायर का जो रेसिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर है? तो रेसिस्टिविटी क्या है कि आपने रेसिस्टेंस को स्पेसिफाई किया, रेसिस्टेंस को आपने स्पेसिफाई किया, आपने एक स्पेशल सिचुएशन में रेसिस्टेंस को बताया रेसिस्टिविटी के लिए। इसीलिए रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता है, कि एक स्पेसिफाई रेसिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफाई रेसिस्टेंस कैसे, क्योंकि आपको ऐसे वायर का रेसिस्टेंस बताना है जिसका लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। तो ऐसे वायर का रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी होता है, क्योंकि आपने रेसिस्टेंस को स्पेसिफाई कर दिया, इसीलिए रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग इसकी डिफिनेशन पे। डिफिनेशन कहता है कि रेसिस्टिविटी ऑफ अ सबस्टांस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दी रेसिस्टेंस ऑफ अ रड या वायर विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? मतलब ये कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया और 1 मीटर लेंथ वाले वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वही उस वायर की रेसिस्टिविटी होगी। क्लियर है रेसिस्टिविटी? तो रेसिस्टिविटी को आप ये भी, अब यहाँ पे ये सोचो, 1 मीटर स्क्वायर और इंटू 1 मीटर करोगे तो ये वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब नहीं हो गया,
इसका मतलब एक ऐसा वायर लो जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, एक ऐसा वायर जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले वायर का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले वायर का जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग उसकी रेसिस्टिविटी कहेंगे। क्लियर है? रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। बात कर लें फॉर्मूले की, हमें पता है कि R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। यहाँ से रो का फॉर्मूला हमें चाहिए तो रो इक्वल टू आर ए बाय एल हो जाएगा। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो आप एसआई यूनिट यहाँ से डिराइव भी कर सकते हैं आराम से। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ये आर का ओम होता है, इसका मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, ओम मीटर। क्लियर है? चलिए, अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए, रेसिस्टिविटी अगर आपको डिफाइन करना है तो 1 मीटर वायर तो लेना ही पड़ेगा, तभी 1 मीटर वायर लेंगे तभी ना रेसिस्टिविटी डिफाइन कर पाएंगे। मतलब आप लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कितनों बड़का तार, कितनों भी बड़ा वायर ले, लेंथ हमें रेसिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए 1 मीटर ही चाहिए। कितने भी छोटे वायर आप क्यों ना ले लीजिए, रेसिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए तो हमें 1 मीटर ही चाहिए। तो लेंथ से इंडिपेंडेंट हो गया। दूसरी चीज़ें, थिकनेस से भी इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि थिकनेस, अब अगर आपको रेसिस्टिविटी डिफाइन करना है तो थिकनेस भी तो 1 मीटर स्क्वायर ही लेना है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ही लेगा। कितना भी मोटा वायर आप क्यों ना ले लें, लेकिन हमें कितने रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमें कितनी थिकनेस की ज़रूरत पड़ेगी, कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए रेसिस्टिविटी थिकनेस पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। तो सवाल ये आता है कि किस फैक्टर पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है और किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। तो टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, थिकनेस और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर हो गया? चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एक सवाल करते हैं, एक कॉपर वायर है आपके पास जिसका लेंथ 2 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर है और इसका रेसिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम है। तो इसकी रेसिस्टिविटी बताइए। तो हमें पता है आर गिवन है हमारे पास, ए गिवन है, एल गिवन है। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए बाय एल। तो आर का वैल्यू पुट कर दिया हमने, ए का वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पे एल का भी वैल्यू पुट कर दिया। ध्यान में रखना है यहाँ पे ये है कि एल आपको यहाँ पे मीटर में दे रखा है कि सेंटीमीटर में दे रखा है। मतलब सारे जो यूनिट्स होने चाहिए, सारे यूनिट्स एसआई में होने चाहिए। तो कभी कभी लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे देगा, तो ध्यान रखिएगा ये सब यूनिट जिस ऐसा सिस्टम में है एसआई यूनिट्स में है तो इसको भी एसआई में रखना है, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे तो मीटर में दिया हुआ ही है तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपकी रेसिस्टिविटी आ जाएगी कितनी, 1.7 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। क्लियर है? तो ये रहा रेसिस्टिविटी। क्लियर? तो इसी तरह से कभी, अब इसी सवाल में कभी कभी आपको क्या पूछ देगा, लेंथ बताओ। रेसिस्टिविटी किसी वायर की दे देगी, रेसिस्टेंस दे दिया जाएगा, एरिया दे दिया जाएगा, लेंथ पूछेगा। कभी लेंथ दे दिया जाएगा, डायमीटर दे दिया जाएगा तो आपको रेसिस्टिविटी पूछेगी। डायमीटर से आप रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस से पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल लेंगे। ठीक है? तो इस तरह से आपको सवाल बनाने हैं। क्लियर है? चलिए, तो हमने एक सवाल आपके लिए होमवर्क छोड़ रखा है, इसे भी बनाएंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है एक बार समझा देते। एक कॉपर वायर हमने लिया है जिसका डायमीटर, हमने कहा है डायमीटर, तो डायमीटर देखो यहाँ पे एमएम में है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है? एमएम से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे और एरिया की ज़रूरत पड़ेगी तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे। जिसका रेसिस्टिविटी दे रखी है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁸ ओम मीटर। हमसे ये पूछा गया है कि हमें 10 ओम का रेसिस्टेंस बनाना है इसी वायर का यूज़ करके, तो कुछ ना कुछ लंबा वायर लेना पड़ेगा ना हमें। तो वही लंबा वायर मतलब लेंथ बनाना है। यानी आपके पास रेसिस्टेंस दे रखा है, रेसिस्टिविटी दे रखी है, डायमीटर से आप एरिया निकाल सकते हैं, तो हमें लेंथ निकालना है, आराम से निकल जाएगा। क्लियर है? अब ये कहा अगला सवाल में, इसी में अगली क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं हमसे कि अगर डायमीटर को डबल कर देंगे तो बताइए रेसिस्टेंस क्या होगा। अगर आपको ये याद होगा कि डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस, तो आप डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा
और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा रेसिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, और रेसिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, और उस पर कुछ छोटा सा सवाल। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।